you know, we are here to learn Tally with GST. But before jumping to the concept of Tally, it is important to understand basic of accounting. Our first discussion in Tally plus GST course is basic accounting. So in this session, we will discuss the basic accounting. We will study only that part of accounts which is required or necessary for Tally. Because without having the general idea about accounts, it will be difficult to understand e-accounting, that is Tally. So let's start the session with the basic definition of an account. Definition given on the screen is: an account is a summarized record of relevant transactions at one place relating to a particular head. बेसिकली एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब हम उन ट्रांजैक्शंस को समराइज करके एक जगह रिकॉर्ड करते हैं और जिस फॉर्मेट में उसे रिकॉर्ड करते हैं उसे अकाउंट्स कहा जाता है। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आता है डेबिट एंड राइट हैंड साइड आता है क्रेडिट। डेबिट मीन्स आना एंड क्रेडिट मीन्स जाना। हम जिस भी हेड का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अगर उस हेड में कुछ भी आ रहा है तो वो डेबिट हो जाता है, और अगर कुछ भी उस हेड से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ वी क्रिएट अ कैश अकाउंट, देन इफ रेंट इज पेड, दैट मीन्स कैश कंपनी से जा रहा है, तो वो हम कैश अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। सिमिलरली इफ गुड्स आर सोल्ड, दैट मीन्स गुड्स को सेल करने से कैश आया, तो हम सेल अकाउंट को कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो एसेट्स वो चीजें हैं जो कंपनी से बिलोंग करती हैं और साथ साथ जो उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मशीनरी। वहीं अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, वो सभी चीजें जो एक कंपनी के लिए बर्डन होती हैं, जो उन्हें आगे जाके चुकाना होता है। तभी स्लाइड पर लिखा गया था कि ये फ्यूचर सेक्रीफाइसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो कि एक एंटिटी के लिए ऑब्लिगेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस और अदर पास्ट इवेंट्स, जैसे कि लोन्स और बिल्स पेबल। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट्स आते हैं जो किसी के नेम पर होते हैं, अब वो चाहे किसी पर्सन का नेम हो या किसी कंपनी का नेम, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट और एबीसी एंटरप्राइज एक्सेट्रा। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसमें कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड सो ऑन। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें कंपनी के सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स 3 मेजर रूल्स हैं, जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन रूल्स का यूज एक एक्यूरेट जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करने में होता है। बुक कीपिंग का डबल एंट्री कंसेप्ट भी बहुत एक्यूरेटली यहाँ अप्लाई किया जाता है। अकाउंटिंग 3 रूल्स पे बेस्ड है, जिसके बेसिस पे हम जान सकेंगे एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सो फर्स्ट रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन पर्सनल अकाउंट। अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर कोई गिवर है तो उसे क्रेडिट करेंगे। दूसरा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, and this rule is applicable on real account. अगर एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, मतलब कंपनी में वो एसेट आ रही है, तो उसे करेंगे डेबिट, और अगर एसेट को हम सेल कर रहे हैं तो मतलब कंपनी से वो एसेट जा रही है, तो उसे करेंगे क्रेडिट।
तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन नॉमिनल अकाउंट। मतलब जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो हो जाएंगे डेबिट एंड सारे इनकम रिलेटेड अकाउंट्स हो जाएंगी क्रेडिट। चलिए अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करने के बाद जब उन ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड करते हैं तो उस फॉर्मेट को जनरल एंट्रीज कहते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में डिफाइन करना, ये है जनरल एंट्रीज करने का फॉर्मेट वेयर वी यूज डेबिटेड अकाउंट फर्स्ट एंड देन क्रेडिटेड अकाउंट। अब जनरल एंट्री को समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मोहन कमेंसेस बिजनेस विद ₹5,000। मतलब मोहन ने अपना बिजनेस 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपनी के पास क्या आया? कैश। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट वेयर वी यूज सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कंपनी के पास कैश आया तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई। डबल एंट्री रूल के हिसाब से अगर हमारे पास कुछ आया है तो कुछ जाएगा भी। अब सवाल यह है कि कैश आया तो क्या गया? इस एंट्री में एसेट्स इंक्रीज हुई क्योंकि कैश आया, पर वो पैसे किसी ने लगाए हैं कंपनी में तो कंपनी को वो चुकाने भी पड़ेंगे। वो पैसे लगाए हैं ऑनर ने, अब वो सोचेंगे कि ऑनर को पैसे वापस क्यों करने हैं, वो तो उसी की कंपनी है। यहां लगता है हमारा सेपरेट एंटिटी क्लॉज ऑफ कंपनी एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हर कंपनी अपने ऑनर से सेपरेट है, यानी कि ऑनर के सारे पैसे कंपनी के नहीं हैं और कंपनी के सारे प्रॉफिट ऑनर के नहीं हैं। तो कैश कंपनी का नहीं है तो उससे ऑनर को वापस देना है, तो वो ऑनर को कंपनी की कैपिटल में से रिटर्न करना होगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट यहां क्रिएट किया जाएगा जो कि कंपनी की एक लायबिलिटी है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां हमारी जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, जो कि है ₹500 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब इस एंट्री में 500 रुपीज का हमने बैंक में डिपॉजिट किया। इसका मतलब पैसे कंपनी से निकलकर बैंक अकाउंट में गए। इसका मतलब कैश अकाउंट हुआ माइनस और बैंक अकाउंट हुआ प्लस। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाएगा वो होगा क्रेडिट। सिमिलरली बैंक एक पर्सनल अकाउंट है जिसके लिए हम फर्स्ट रूल यूज करते हैं, जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां बैंक कौन है हमारा? रिसीवर और गिवर। बैंक के पास पैसा आया यानी कि बैंक है रिसीवर और हमारा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो इस एंट्री में बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। तो हमारी जनरल एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Similarly, the next entry is furniture is purchased for cash of ₹200। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से बिजनेस में अब फर्नीचर आया और कैश गया, तो एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹400। इसमें भी हमारा रियल अकाउंट ही लगेगा, जो कि हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कंपनी से कैश गया और गुड्स आए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम नारायण ब्रदर्स। इस एंट्री में पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो रहा है क्योंकि राम नारायण ब्रदर्स से हमने उधार पर सामान लिया। अब उधारी पे सामान लिया हमने तो यानी कि राम नारायण हो गया गिवर। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो राम नारायण हो गया क्रेडिट
और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट हो गया डेबिट। तो एंट्री हुई हमारी परचेज अकाउंट टू राम नारायण ब्रदर्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू MS & कंपनी फॉर कैश ₹600। अब आपने की है सेल्स, वो भी कैश में, तो आपके पास कैश आया और सेल्स की वजह से गुड्स गए, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर ₹300, यानी कि पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि सामान मिला रमेश को, तो रमेश हमारा हो गया डेबिट और सामान हो गया हमारी कंपनी से जो सेल, तो उसको कर देंगे क्रेडिट, विच इज द रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के हिसाब से एंट्री हमारी क्या हुई, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश ₹300। वेरी सिंपल एंट्री, आपने रमेश से कैश लिया तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से आपके पास कैश आया, मतलब कैश हो गया डेबिट। अब गिवर कौन हुआ, मतलब किसने दिया आपको पैसा, रमेश ने, तो वो अब यहां हो गया क्रेडिट, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड टू मिस्टर राम नारायण ब्रदर्स ₹1000। अब राम नारायण से हमने सामान लिया था उधारी पर, याद कीजिए जो हमने एंट्री पहले सीखी थी, उसी में राम नारायण गिवर था क्योंकि उसने सामान दिया था। अब इस एंट्री में हम उसे पैसे दे रहे हैं, मतलब वो हो गया रिसीवर, तो राम नारायण अकाउंट हो गया डेबिट और पैसे दिए मतलब कैश गया, तो एंट्री हो गई राम नारायण ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज पेड रेंट ₹100। कंपनी ने रेंट पे किया और रेंट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट है नॉमिनल अकाउंट और उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। तो रेंट हुआ एक्सपेंस, तो ये हो गया डेबिट अकाउंट और कंपनी से कैश गया क्योंकि रेंट पे किया है, तो एंट्री हुई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेसिक अकाउंटिंग की डिटेल स्टडी के लिए आप हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे। आप अपने इश्यू और कंसर्न के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेजर्स। लेजर एक बुक की तरह होता है जिसमें एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको समराइज करके एक जगह नोट करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है फॉर्मेट लेजर बनाने का। ये कैश अकाउंट का लेजर है जिसमें एक कंपनी कैश से हुई सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हर एंट्री से पहले 2 लगाया गया है, इसका मतलब ये सारी क्रेडिट की एंट्रीज हैं। और अगर राइट हैंड साइड देखें तो बाय की एंट्रीज हैं, मतलब सारी डेबिटेड वाली एंट्रीज हैं। ट्रांजैक्शंस को लेजर्स में पोस्ट करने के बाद जिन लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस रिमेनिंग रह जाते हैं उनको हम नोट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जस्ट टू इंश्योर दैट जर्नल एंट्रीज और लेजर्स सही बने हैं या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच कर जाते हैं तो मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस एकदम सही परफॉर्म हुआ है, और अगर मैच नहीं करते हैं तो मतलब कहीं कोई मिस्टेक है विच नीड्स टू बी रेक्टिफाई। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स ईयर में एक बार ही प्रिपेयर किए जाते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पोजीशन ऑफ द कंपनी, that where the company stands at the end of the year, where the company generates profit or not. Financial account has 3 parts: trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account में हम सारे फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट्स की एंट्री करते हैं।
जिससे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम्स भी आते हैं, जिससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम बात करते हैं कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट्स की। आइए देखते हैं सैंपल फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फ्राइट एंड वर्ड्स एक्सेट्रा, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। सारी एंट्रीज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड आता है तो उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड आता है तो उसे कहेंगे ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड एंड इनकम आती है क्रेडिट साइड। एट द एंड टोटल करने के बाद अगर डेबिट बैलेंस आया तो वो नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो उसे नेट लॉस कहते हैं। लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें लायबिलिटी आती है लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट्स आती है राइट हैंड साइड, एंड लास्ट में एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल इक्वल आता है, जिससे पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट प्रेजेंट की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है टैली में, जो कि टैली सॉफ्टवेयर आपकी जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर बनाता है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब करनी है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में आनी चाहिए। इसकी अच्छी और बहुत ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट करें एंड आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। Till then, wait for our next session on Tally. Thank you.